गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ मोजन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज गौरव सिंह झाला, फैकल्टी सोशल साइंस। और आज हम हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर लेने जा रहे हैं, वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट चैप्टर है क्लास 10th इकोनॉमिक्स का और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। अब इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए है क्योंकि जो ये वर्ड है डेवलपमेंट, ये हमारे जनरल जो एक बोलचाल की भाषा है या हमारा एक जो जनरल पर्सपेक्टिव है, हमारी लाइफ का जो एक जनरल आइडिया है, उसमें इस वर्ड को हम बहुत कॉमनली यूज़ कर लेते हैं कि डेवलपमेंट, कि अरे देखो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, इतने अच्छी एजुकेशन उसने ले ली फिर भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। कई बार हम कहते हैं कि देखो ये एक एक्स स्टेट है, इसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है, इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर अच्छी एग्रीकल्चर होती है तो इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। कई बार हम ऐसे भी बात करते हैं कि दुनिया का कोई एक कंट्री या दुनिया का कोई एक देश बहुत डेवलप है, इंडिया एक डेवलपिंग फेज में है यानी डेवलपिंग कंट्री के फेज में है, या कुछ अफ्रीकन कंट्री लाइक सूडान, लीबिया, इथोपिया, ये लेस डेवलप्ड है। कई बार इस वर्ड का जो मीनिंग होता है डेवलपमेंट का, वो हम अलग अलग एस्पेक्ट्स में अलग अलग पैरामीटर्स में यूज करते हैं। कैसे अलग अलग एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आप एक गाँव में जाते हैं, आप मध्य प्रदेश के किसी गाँव में जाते हैं, उस गाँव के अंदर एसटी या ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मध्य प्रदेश इटसेल्फ एक ऐसा राज्य है जहां की लगभग 50% पॉपुलेशन आदिवासी जनजाति समूह की मानी जाती है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की मानी जाती है। अब जो मध्य प्रदेश के अंदर आप जब जा रहे हो, जब आप ट्रैवल कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, आप देखते हो कि बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास बेसिक रिसोर्सेज नहीं है। मैंने क्या वर्ड बोला है? बेसिक रिसोर्स। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमारा ये चैप्टर है ये कैसे कनेक्ट होता है डेली रूटीन की लाइफ से, ठीक है। बेसिक रिसोर्स मैंने बोला है, यानी अगर हम मैं बात करूं कि किसी व्यक्ति को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, तो कुछ कहेंगे कि मनी, कुछ कहेंगे मनी पहले से होना चाहिए, कुछ कहेंगे एजुकेशन होनी चाहिए या एजुकेट उसको होना चाहिए, कुछ कहेंगे कि उसको डेवलप होने के लिए एजुकेशन के बाद अर्निंग करना भी ज़रूरी है। तीन चीज़ें मैंने यहाँ कही, एक तो एजुकेशन, दूसरा मनी, तीसरा इनकम। यही हमारे इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। यानी हम जो इस चैप्टर में आज तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, वो सबसे पहले तो है क्या इनकम का ही होना सब कुछ है, यानी इनकम अगर है तो क्या इनकम सफिशिएंटली किसी भी व्यक्ति या किसी कंट्री या किसी रीजन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। या फिर हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन इटसेल्फ बहुत है किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, कि हाँ हमने एजुकेट करके छोड़ दिया, इसके अलावा हमें कोई रिसोर्स ज़रूरत नहीं है डेवलप करने की। या फिर एजुकेशन इनकम के साथ जो तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि उसके अर्निंग सोर्स एजुकेशन के साथ क्या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी है जिसका डेवलप होना जरूरी है? एनवायरमेंट। क्या एनवायरमेंट में क्या आता है? सब कुछ आता है एनवायरमेंट में। तो इनकम, एजुकेशन और डेवलपमेंट, एनवायरमेंट। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम जैसे मैंने बात की थी मध्य प्रदेश के गांव की, मान लीजिए मध्य प्रदेश में एससी पॉपुलेशन ज़्यादा है, एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ का विकास भी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। हम ये अक्सर देखते हैं कि जो आदिवासी जनजातीय समूह है वहाँ पर एजुकेशन एक लीस्ट डेवलप फैक्टर के रूप में होता है, यानी एजुकेशन का एक्सेस बहुत कम उन एरिया में या तो पहुँच पाया है या डेवलप ही नहीं हुआ। जब एजुकेशन ही डेवलप नहीं हुआ तो पहला तो दो तरीके के स्ट्रक्चर, एक तो उनका सोशल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो अपने एसटी ट्राइब्स के सिस्टम को साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों सालों से फॉलो कर रहे हैं। वो फॉरेस्ट की ड्वेलिंग पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट ही उनके लिए सब कुछ है, जंगल से ही वो एक्सेस करते हैं और उसी से उनकी लाइफ चलाते हैं। या तो उनकी नीड्स ही नहीं है, ठीक है, या उनकी नीड्स स्पेसिफिक हैं और वो हैप्पीली रह रहे हैं, वो खुश हैं। अब अगर इसी चीज़ को हम शहरों में लाएं, शहरों में अक्सर हमने देखा है कि बिल्डिंग्स में काम करने, रोड बनाते समय हम आप अक्सर देखते हैं लेबर जो होती है, जो रोड बनाने का काम करती है, बिल्डिंग्स बनाने का काम करती है, अक्सर हम देखते हैं कि वो अपने घरों में नहीं रहते हैं, वो छोटी छोटी टापरी या कुटिया बनाकर उन्हीं जगहों पर रहते हैं जहां पर उनका बिल्डिंग का काम चल रहा है, जहां उनको उस दिन लेबर मिल रहा है या वेज मिल रहा है, लेबर या वेजेस, ठीक है। यानी कुछ लोग होते हैं जो हर दिन के हिसाब से काम करते हैं, डेली वेजेस के हिसाब से काम करते हैं, उनका दिन जिस दिन काम करते हैं उस दिन पैसा मिलता है, अदरवाइज नेक्स्ट डे पैसा नहीं मिलता है। वेजेस अक्सर ये जो सेक्शन है ये लेबर या लोअर कैटेगरी में जाता है जिनकी इनकम सोर्स कम है, ठीक है। तो क्या फिर हम ये बात कर रहे हैं कि इनकम ही डेवलपमेंट का एकमात्र पैरामीटर है कि इनकम लेवल से ही आप किसी भी व्यक्ति को डेवलप या अंडर डेवलप या वेल डेवलप कहेंगे? या किसी कंट्री की बात करो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम,
स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, क्या ये कंट्रीज डेवलप्ड है? इसका मतलब यहाँ कोई पुअर होगा ही नहीं। ठीक है, हो सकता है जो कंट्रीज डेवलप है वहाँ पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पुअर या पॉवर्टी वाले लोग ना मिले, लेकिन भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या एशियन कंट्रीज की हम बात करें, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ आपको पुअर या पॉवर्टी मिल जाएगी। क्या कॉजेज हैं पुअर या पॉवर्टी के? बहुत सिंपल सी बात है, जो पुअर है, जो पॉवर्टी है, वो बेसिकली दो चीज़ों से डेवलप होती है। एक तो वो व्यक्ति पहले से ही गरीब है या उसके पास पहले ही रिसोर्सेज नहीं है, तो वो और उसकी आने वाली जनरेशन लगातार एक्सेस में रहेंगी पॉवर्टी के। रीजन, अगर एक व्यक्ति है एक्स, वो पढ़ नहीं पाया, ठीक है, लेकिन वो बहुत मेहनत करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चे पढ़ जाते हैं, तो हो सकता है उनके बच्चे और उनके आने वाले बच्चों का डेवलपमेंट हो गया। तो दैट मीन्स कि एजुकेशन वो नेसेसरी पैरामीटर तो है जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है। अगर आप अच्छा पढ़ोगे, अगर आप अच्छा एक्सेस करोगे एजुकेशन को, तो आपके इनकम के चांस ज्यादा रहेंगे। अगर आप पढ़े ही नहीं, आप इलिटरेट हो, तो आप लेबर वर्क या लेबर इंडस्ट्री या वही काम करोगे जिसमें अर्निंग भी कम है या एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, या रोज दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो, या आप मजदूर वाले वर्ग के सेक्शन में जा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मजदूरी कर रहा है या लेबर कर रहा है उनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है लिविंग का। उनकी भी कुछ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनकी भी कुछ बेसिक नीड्स होंगी, या उनकी आने वाली जो फैमिली है उसकी भी कुछ नीड होगी, लेकिन वो जो गैप है, वो जो इनइक्वालिटी है, वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली डेवलपमेंट का मतलब ये है कि क्या डेवलपमेंट के लिए चाहिए किसी भी सोसाइटी को, हम वही देख रहे हैं। तो हम यहाँ डेवलपमेंट 3 पैरामीटर पे पहले कंपेयर करेंगे। इनकम जो सबसे बेसिक है, वो किसी जगह पर ज्यादा है, किसी पे कम है। भारत एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, यानी जहां पर एवरेज इनकम एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि इसे अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसे कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम को भी हम समझेंगे ये कैसे निकाला जाता है। उसके पहले देख लेते हैं डेवलपमेंट का क्या रोल है। ठीक है, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां की पॉपुलेशन के डेवलप्ड होने से डिपेंड करता है। आप देखोगे यूएसए, जर्मनी, फ्रांस या कनाडा, ये जो कंट्रीज है, यहाँ लोगों का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। ज्यादातर पॉपुलेशन लिटरेट है, 0.1 लिटरेसी। ठीक है, दूसरा उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, यानी उनके पास भौतिक सुविधाएं या जन सुविधाएं या कार, फ्रिज, टीवी, ये सब जो हमारे फिजिकल नीड्स हैं वो सब वेल डेवलप्ड हैं या उनके पास वो एक्वायर्ड हैं। ठीक है, दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई है, इनकम उनकी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं हाँ डेवलप्ड है। अगर हम वही कंपैरिजन करें लो अर्निंग कंट्रीज से, लाइक इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, जहां लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एजुकेशन नहीं हुई है, पॉवर्टी है, आने वाली पॉपुलेशन भी पॉवर्टी में जा रही है, यानी जहां इनकम लगातार डिक्रीज हो रही है, जो पुअर है वो पुअर होता जा रहा है और जो रिच है वो रिच होता जा रहा है, क्योंकि उसके पास पहले से मनी है, एक्यूमुलेटेड है, तो उसको वो और बढ़ा पाता है। लेकिन जिसके पास मनी ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, लैंड नहीं है, एसेट नहीं है, वो और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर एक एग्रीकल्चर फार्मर है, उसकी इनकम, उसके पास लैंड होल्डिंग कम है, छोटा सा खेत है, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो वो मार्केट में ज्यादा बेच के कमा भी नहीं पाएगा। अब इसी व्यक्ति के अगर 4 बेटे हो गए तो उसका जो लैंड साइज है, जो प्लॉट साइज है, वो 4 भागों में डिवाइड हो गया। यानी अब अगर एक्स है, उसके अगर 4 बेटे हो गए तो वो चारों बेटे में लैंड होल्डिंग और कम होती गई, यानी जो आउटपुट है प्रोडक्टिविटी का वो और कम होता गया, तो इनकम लेवल और कम होता जा रहा है। यानी जो डेवलपमेंट है वो अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन क्या केवल मनी ही डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है? हम अक्सर देखते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज, जो पुअर कंट्रीज है, मलेरिया या जो हम बात करें डेंगू या छोटी मोटी बीमारियों से भी बहुत बड़ी आबादी मर जाती है, यानी कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, क्लियर एनवायरनमेंट नहीं है, पॉल्यूशन से लोग मर रहे हैं। या जो हाई इंडस्ट्रियलाइज जोन है इंडिया में भी, जैसे गुजरात में वापी एक सिटी है जो वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से एक है, नंबर 1 गुजरात में वापी सिटी, जाके देखना कभी। तो वहां इतनी इंडस्ट्रीज हैं कि एयर के साथ पॉल्यूशन इस लेवल का है कि लोगों को वहां बहुत आम बीमारियां जो है, दमा, अस्थमा बहुत आम तरीके से हो जाती है। तो क्या क्लीन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है? डेवलपमेंट का मतलब केवल हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है? चलिए, सो द 2 डिफरेंट थिंग आर क्वाइट क्लियर। ठीक है, पहला तो डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट गोल्स। अब इसको समझो, मेरे लिए डेवलपमेंट ये है कि मेरी इनकम लगातार बढ़ती जाए, उससे मैं बाकी रिसोर्सेज डेवलप कर लूंगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास लैंड होल्डिंग कम है, जिसके बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं, जिसके पास रोज का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको डेली, कम से कम डेली का काम मिल जाए, जिससे उसकी डेली की अर्निंग या खाना मिल जाए। उसके बच्चों को नेसेसरी जो एजुकेशन है, चाहे वो 12th तक ही पढ़े, पर वो मिल जाए, चाहे सरकार उसको फ्री में दे। यानी कि मेरा डेवलपमेंट गोल डिफरेंट है, एक फार्मर का डेवलपमेंट गोल डिफरेंट है, एक लेबर का जो डेवलपमेंट गोल है वो डिफरेंट है, और हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट गोल डिफरेंट होता है। मान लीजिए कि कोई महिला है, वो गांव में रहती हैं, उनका अपना व्यापार है,
हाथ से साड़ी बनाने का, बनारसी साड़ी आपने देखा हो, सुना हो। तो अगर लगातार मैकेनाइजेशन होता जाएगा, इंडस्ट्रीज में फैब्रिक्स जो है लगातार मशीन से बनता जाएगा, यानी फिनिश गुड सीधे सीधे मशीन से बन रहे हैं, तो हाथ से काम करने वाले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो नीचे जा रही है, उनकी इनकम रिड्यूस हो रही है। तो उन्हें क्या चाहिए कि उनको सरकार प्रोत्साहन दे, उनके काम को प्रोत्साहन दे, उन्हें पैसे की सहायता करे। तो उनका डेवलपमेंट गोल डिफरेंट है, यानी हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट गोल डिफरेंट है। क्लियर? नाउ व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर दी अदर्स। ठीक है, यही डायग्राम हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कार में जाता हुआ व्यक्ति है, ये एक झोगड़ बस्ती में अगर एक महिला रह रही है, अपना परिवार चला रही, तो यही कहेंगे कि ये लोग अतिक्रमण, कब्जा करके रोड पे बैठे हैं, देखो ये डेवलप ही नहीं होना चाहते। लेकिन अब ये नहीं जानते हैं कि इनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा, और आने वाली जनरेशन भी इसी तरीके से रहेगी। इनका डेवलपमेंट कार तक हो चुका है, तो इनकी प्लानिंग आगे और हायर होगी। ठीक है, अगर मेरे पास मान लीजिए कि मारुति स्विफ्ट है, तो मैं सपना देखूंगा BMW का। अगर मेरे पास BMW है, तो मैं सपना देखूंगा और हायर वेरिएंट की BMW का, या मर्सिडीज का, या रेंज रोवर का। ठीक है, या बेंटले का। अगर मेरे पास बेंटले है, मैं मुकेश अंबानी, तो मैं अपने प्रॉपर चार्टर विमान का सपना देखूंगा। यानी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कंडीशनल होता है। क्लियर? डेवलपमेंट कंडीशनल तो होता ही है, सिचुएशंस के साथ चलता है। जैसे मैंने बताया, आदिवासी जनजातीय क्षेत्र जो है हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट्स में, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, साउथ में भी है। उनका डेवलपमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट है कि जो उनकी फॉरेस्ट एरिया है उनको कैप्चर ना किए जाए इंडस्ट्रियलाइज द्वारा, माइनिंग एक्टिविटी वहां ज्यादा ना हो, उनके जंगल पे जो आधारित लाइफ है वो चलती रहे, वो उसी से सेटिस्फाइड है। उनका डेवलपमेंट उनकी अपनी जमीन है। क्लियर? तो डिफरेंट गोल्स होते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव में, अलग अलग लोगों के। आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को भी शिक्षा का जो है प्रॉपर जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डेवलपमेंट में, वो मिले, उसमें सरकार उनको सहयोग करे, क्योंकि एक वेल डेवलप, वेल अर्निंग करने वाला व्यक्ति तो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा ही रहा है। क्लियर? नाउ इनकम, अब हम वो बात कर रहे थे कि इनकम वो बेसिक क्राइटेरिया है जिससे हम कंपेयर करते हैं किसी भी व्यक्ति को या किसी कंट्री को, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर पर्सन ए है और पर्सन ए की सैलरी 1 लाख रुपीज है, ठीक है, पर्सन बी है, पर्सन बी की सैलरी 25,000 है, और एक फार्मर है जो पूरे साल काम करके अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में बेचता है और बेचने के बाद 70,000 कमाता है। तो यहाँ इनकम जो है एक कैटेगरी है, क्योंकि इनकम बहुत सी बात है, क्योंकि मनी जो है, मनी से ही आप रिसोर्सेज या डेवलपमेंट खड़ा करते हो। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होता है? पैसे से। पैसा जैसे आया, आपने बच्चों को एजुकेशन दी, आपने कार खरीदा, आपने मकान बनाया, आपने वेल फर्निश अपने घर को बनाया, तो बेसिक क्राइटेरिया इनकम। नाउ भारत में क्योंकि पॉपुलेशन पुअर है और हर एक व्यक्ति की डिफरेंट क्राइटेरिया, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग स्लम्स में रहते हैं, या बॉम्बे जो सबसे बड़ी स्लम है, धारावी जो दुनिया की सबसे बड़ी स्लम है, एशिया की सबसे बड़ी स्लम इंडस्ट्री, स्लम जो एरिया है, इंडस्ट्री नहीं, वहां पर आप क्या देखते हो कि उनको तो साफ मकान मिल जाए, साफ पीने का पानी मिल जाए, उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी हो, ये बेसिक चीजें उनके लिए डेवलपमेंट है। और हम भी तो ये कहते हैं कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति पुअर ना रहे, स्लम्स ना हो, रोड्स डेवलप हो, गरीबों के लिए एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान हो, ये उनका डेवलपमेंट है। तो हर एक का डेवलपमेंट अलग है। क्लियर? सोशल डिजायर्स, कई बार डेवलपमेंट हम इक्वालिटी के लिए देख के चलते हैं, जैसे कि विमेन्स और मेन एंड विमेन के बीच के जो अब जेंडर इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं, वो हम कहते हैं कि हमारे देश में बराबर होना चाहिए। कई बार हम सरकार की बात करते हैं कि सरकार डेमोक्रेटिक होगी तो इक्वालिटी देगी हर जाति धर्म संप्रदाय को। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, वो भी तो डेवलपमेंट है। अगर कोई ऐसी कंट्री है, चाहे नॉर्थ कोरिया की एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, चाहे आप इराक ईरान का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप उन कंट्रीज का एग्जाम्पल ले लो जहां डेमोक्रेसी ही नहीं है, तो वहां डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट को मान के किया जाएगा, इक्वालिटी को मान के किया जाएगा। दैट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यानी हमेशा ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट इनकम या मनी से ही जुड़ा होता है। इट इज बेसिकली सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हर तरीके का डेवलपमेंट है। लेकिन इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर चलेंगे। मिक्स्ड गोल, यानी एक महिला को इक्वल इनकम भी चाहिए पुरुष के हिसाब से। अगर एक महिला प्लेन उड़ा रही है और एक पुरुष प्लेन उड़ा रहा है, तो उसको मैंने पहले भी बताया था कि वो टेक्नोलॉजी सेम है, उसको सिर्फ दो अलग अलग जेंडर के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए सैलरी अलग क्यों हो। क्लियर? चलिए, तो ये चीज थी। तो डेवलपमेंट मिक्स गोल्स के साथ भी चलता है, जेंडर गोल्स के साथ भी चलता है, पुअर एंड रिच के साथ भी चलता है। अब इस मैप को अगर आप देखोगे तो इसमें वो कंट्रीज हैं जिनकी इनकम के अकॉर्डिंग यहां पर आपको रीजन्स हाईलाइटेड दिए गए हैं। ठीक है, हम इसको समझते हैं। जिन कंट्रीज को हम हाई इनकम या रिच कंट्रीज कहते हैं, रिच कंट्रीज, उन कंट्रीज की इनकम $11,000 से ज्यादा है, यानी डॉलर बोल रहा हूं, 11,500 रुपए नहीं,
$11,000 से ज़्यादा इनकम है। अगर नॉर्मली इसको कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो $10,000 को अगर आप आज के इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 7 लाख रुपए के आसपास होता है। ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति आय 7 लाख तक है जिस कंट्री में। ऐसी कंट्रीज ये इस रीजन के शेडेड कलर के साथ दी हुई है। ठीक है, देन आप देखोगे लाइट पर्पल मिडिल इनकम कंट्रीज 3,000 से लेके 700, $3,000 से लेके $700 से लेके $11,500 तक। ये देखिए रशिया हो गया या ब्राज़ील हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, वो तो हाईली डेवलप्ड में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वाइड इसलिए किया हुआ कि तो हाईली डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, देन इंडिया को देखो आप, मिडिल इनकम कंट्रीज पे ध्यान दें, जिन कंट्रीज में $900 से लेके 3,700 तक की इनकम है, तो इंडिया उन्हीं मिडिल इनकम कंट्री में है। इंडिया, चाइना, देन आप इधर देखोगे मोरक्को, ठीक है, देन आप देखोगे अर्जेंटीना, देन पेरू, ये मिडिल इनकम कंट्रीज में। ऑरेंज कंट्रीज जो है मिडिल इनकम। और लो इनकम, जिनकी इनकम $900 से भी कम है, $900 से कम है। $900 क्या हो गया, लगभग 7,000 रुपये। तो ये सारा अफ्रीकन कंट्रीज देखो आप पुअर की कैटेगरी में है। इधर वियतनाम है, इधर पाकिस्तान पुअर कंट्री में है, अफगानिस्तान पुअर कंट्री में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम, इसको क्या बोला जा रहा है, ग्रॉस नेशनल इनकम। अब ये कंट्रीज की इनकम कैसे निकाली जा रही है, किसी भी कंट्री में सेकेंडरी यानी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी, ये तीनों एक्टिविटीज भी हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। यानी एक कंट्री के अंदर पूरे एक साल में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो जो फिगर निकल के आता है उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप डेफिनेशन देख लें। फॉर कंपैरिजन in the countries, the income is considered the most important attributes. Average income, which is the total income of the country divided by its population. The average income sometimes नहीं, always called as per capita income. तो अगर आपसे PCI का फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि PCI का फॉर्मूला क्या है, तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब बहुत आसानी से समझो, मान लो भारत में एक साल में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस और टर्शरी मतलब बैंकिंग, मेडिकल, एजुकेशन से जितनी इनकम हुई है उसको कंबाइन करके 130 करोड़ लोगों का भाग लगाओ तो भारत की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगी, जिसके आधार पर भारत लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, जिसकी इनकम $900 से $3,700 के बीच में है। अब इसमें क्या हो गया, मुकेश अंबानी की भी इनकम जुड़ गई, मेरी भी जुड़ गई, एक बेरोजगार की भी जुड़ गई, एक सीजनल वर्कर की भी जुड़ गई जो 6 महीने पैसा कमाता है, 6 महीने नहीं कमाता है। ठीक है, द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री दैट गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, द कंट्रीज विद द हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद द लेस इनकम। तो ये बेसिक क्राइटेरिया हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के अनुसार, जिसकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है हर साल, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, कौन कंट्री कितनी अर्निंग कर रही है, किस कंट्री का ग्रोथ रेट कितना बड़ा, किसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी बड़ी, वहां प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी, तो विश्व बैंक देता है इसको। क्वेश्चन आता है एनटीएससी में भी, बोर्ड्स के लिए भी आता है और हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। विश्व बैंक के अनुसार जो कंट्रीज एज पर द डेटा ऑफ 2017 के अनुसार जिस देश की प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर, क्या लिखा हुआ है, यूएस डॉलर 12,056 हो, $12,000 यानी लगभग 9.5 लाख प्रति व्यक्ति आय हो। ठीक है, पर एनम एंड अबव, वो कंट्रीज एंड अबव बोल रहा है, यानी इससे ज्यादा तो है ही, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे ज्यादा ही है। तो इससे ज्यादा जिनकी होगी वो रिच कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं। जिन कंट्रीज की इनकम $955 से बिलो है वो लो इनकम कंट्रीज हैं, यानी लेस डेवलप्ड है। इंडिया, जिसकी पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू 2017 क्वेश्चन आता है हमेशा, $1,820 है। यानी इंडिया की कितनी प्रति इनकम आय कम क्यों है, उसका कॉज क्या है कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी कि भले ही हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा हो, बहुत हाई डेवलपमेंट है, लेकिन जैसे पॉपुलेशन का डिवाइड लगता है इनकम हमारी नीचे आ जाती है। तो इंडिया लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में से आता है और इसीलिए इसका कारण क्या है, हमारी अनएजुकेटेड पॉपुलेशन, हमारी लायबिलिटी बनती जा रही है। यानी जितनी अनस्किल्ड पॉपुलेशन है, जितना पुअर पॉपुलेशन है, जितनी पॉवर्टी। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, हमारी 130 करोड़ पॉपुलेशन का 20% तो पॉवर्टी के नीचे रहता है, बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है, यानी लगभग 26 करोड़ पॉपुलेशन तो हमारी गरीबी है।
अब 26 करोड़ पॉपुलेशन तो 3 से 4 देशों की मिक्स्ड पॉपुलेशन है यूरोप की। यूरोप के 3 से 4 देश और अफ्रीका के छोटे छोटे 10 से 11 देशों की तो पॉपुलेशन हमारे पास वैसे ही पड़ी हुई है, जो अनएम्प्लॉयड है, अनएजुकेटेड है, पॉवर्टी में रह रही है। उसमें हर कम्युनिटी जाति संप्रदाय के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें SC ST या OBC है, उसमें हर समुदाय के लोग हैं, हर वर्ग है। ठीक है, इवन SC ST तो ज़्यादा एम्प्लॉयड रहते हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चर पर आधारित रहते हैं, उनके पास कुछ तो ऑक्यूपेंसी रहती है। लेकिन जो शहरों में काम करने वाले कैजुअल लेबरर्स हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो बिल्डिंग्स पे काम कर रहे हैं, जिनके पास आज काम है कल नहीं, कैजुअल लेबरर, ऐसे एग्रीकल्चर लेबरर होते हैं गाँव में, जो खेती में या तो सोइंग के समय एम्प्लॉयमेंट मिलता है या हार्वेस्टिंग के समय मिलता है। तो ऐसी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसके पास एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं है। क्लियर? तो ये तो बात हुई इसकी। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में भी आने वाली है, पता चली जाएगा कि इंडिया कहाँ खड़ा है बाय वर्ल्ड बैंक। नाउ अब इंडिया इनकम ऑफ स्टेट्स, अब भारत में ही बात करें कि भारत में अगर मान लीजिए हमें हमारे स्टेट्स की इनकम करनी है, तो हर स्टेट की इनकम अलग है, क्योंकि यहां पर क्या निकलता है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उधर क्या निकलता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP तो कंट्री के लिए निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, और राज्यों के लिए क्या निकलता है, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट SGDP। तो राजस्थान का अलग है, केरला का अलग है, बिहार का अलग है, बंगाल का अलग है, कर्नाटक का अलग है, आंध्र का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। कैसे अलग है वो देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला स्टेट है हरियाणा। कितनी प्रति व्यक्ति आय है, 1,80,174, यानी 1,80,174 रुपीज, बट पर एनम। ऐसा नहीं कि महीने की इनकम है, पर एनम की इनकम है। इकोनॉमी में स्टैटिस्टिक्स अच्छे से याद रखना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का ही खेल होता है, और अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स जो NCERT का न्यू है वो ध्यान रखना, ये नई बुक्स का ही है। देन केरला की इनकम है, और बिहार देखो सबसे लीस्ट पर कैपिटा इनकम PCI वाला जो स्टेट है वो है बिहार, जहां 34,000 प्रति व्यक्ति आए। इसका एक बड़ा कारण क्या है कि बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, केरला की पॉपुलेशन कम है, लेकिन केरला में डेवलपमेंट ज्यादा है, एजुकेशन ज्यादा है, बेटर फैसिलिटीज है। हरियाणा में भी पॉपुलेशन कम है, लेकिन कुछ और पैरामीटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या हरियाणा में जब इनकम ज्यादा है तो हरियाणा फिर तो वेल डेवलप्ड होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज, अच्छे रोड्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, सारी पॉपुलेशन जो है वो वेल डेवलप्ड होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, एसेट होने चाहिए, लैंड होना चाहिए। तो क्या हरियाणा के लिए सही है, देखते हैं। द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। हरियाणा हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एंड हरियाणा अर्न 1,80,174 रुपीज एज एन एवरेज पर्सन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं, नीचे वाली टेबल, ठीक है, जो अपडेट की मैंने। कैसे की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? नवजात शिशु की मृत्यु पैदा होती ही अगर हो जाती है, अगर वो 1 साल की आयु पूरी ना कर पाए। जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल में आज 10 बच्चों का जन्म हुआ, इनमें से 10 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो या तो बाय बर्थ प्रॉब्लम की वजह से 1 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाए, पहले ही मर गए, या जिनको अस्पताल में अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाए, सरकारी अस्पताल में पैदा हुए, इस वजह से मर गए। ठीक है, तो ऐसे बच्चे, यानी पर 1000 पर जीवित बच्चों की संख्या, यानी 1000 पर जीवित बच्चों की संख्या जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक तो वो हो गया इन्फेंट, यानी कि हरियाणा में हर 1000 बच्चों का जो जन्म होता है उस पे 30 बच्चों की मृत्यु होती है, किसी भी कारण से हो, चाहे वो उनको जन्मजात कोई बीमारी की वजह से हुई हो, या फिर उनको अच्छी सुविधाएं ना मिल पाने की वजह से हुई है, गरीब वर्ग के बच्चे का पैदा हुआ, एक सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिली, ठंड से मर गया। केरला में 10 और बिहार में 35। तो क्या यह डेवलपमेंट है? हम क्या मानते हैं, किसी भी स्टेट को अपने यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधाएं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, बेटर वैक्सीनेशन, ये सब देखना पड़ता है। केवल एग्रीकल्चर ही अच्छा हो हरियाणा में, और बाकी पब्लिक के लिए बेटर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, टीकाकरण नहीं है, गरीब वर्ग के पास महंगे अस्पताल का खर्चा नहीं है, वो सरकारी अस्पताल में जा रहा है और वहां उसको सेवाएं ना मिलने के कारण उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो जब लार्ज पॉपुलेशन बिहार में, उसी का जो डिसएडवांटेज भी बिहार को देखना पड़ रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी प्रति 1000 जो बच्चे होते हैं उन पे मरने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी मर गया, कोई सुविधाएं नहीं है। जबकि केरला ने इसमें डेवलपमेंट किया है, केरला ने पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, PHC सेंटर्स में वेल डेवलप काम किया है। केरला ने एजुकेशन और हेल्थ को इंपॉर्टेंस दी है, और हेल्थ ही वो पैरामीटर है जो आपको एक हेल्दी पॉपुलेशन देगा। हेल्दी पॉपुलेशन है तो डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, इसीलिए केरला के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है। साथ ही में केरला में लिटरेसी रेट भी हम देख सकते हैं, हम जानते हैं केरला इज द हाईएस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल की सबसे ज्यादा है। इवन सेक्स रेशो भी केरला का ज्यादा है, महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुताबिक ज्यादा है। वहीं आप देखें हरियाणा में लिटरेसी रेट 82 है,
लेकिन बिहार में लिटरेसी रेट, लीस्ट लिटरेट स्टेट है बिहार हमारे देश का। पॉपुलेशन भी ज़्यादा, लेबर इंडस्ट्री सेंट्रिक, प्लस एजुकेशन भी एक्सेस नहीं कर रही है, तो और ज़्यादा लाइबिलिटी बन रही है, तो स्टेट का डेवलपमेंट नीचे जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ने से ही डेवलपमेंट होता है, क्लियर। अगर आप इनकम पे ध्यान दो और बाकी फैसिलिटीज पे ध्यान ना दो तो डेवलपमेंट नहीं होगा। देन नेट अटेंडेंस रेशियो, किसी भी स्टेट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जब बच्चा छोटा होता है, जब 5 साल का होता है तो वो प्राइमरी में एंटर लेता है 1 to 5th, देन जब वो बड़ा होता है 10 to 14 तो वो 10th क्लास तक जाता है। तो कितने बच्चे लगातार शिक्षा को एक्सेस कर सकते हैं, एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं? हरियाणा में 61%, यानी हरियाणा में भी ड्रॉप आउट होता है। बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं तक पढ़ा, फिर निकाल दिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, खेतों में काम करेगा, खेतों से उसकी अर्निंग हो रही है। तो अर्निंग तो हो रही है लेकिन उसका ओवरऑल डेवलपमेंट रुक गया। वहीं आप देखो बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं है, 43%, 43, यानी हर 14 से 15 साल का बच्चा, यानी जो 9th-10th में बच्चा है 2013-14 के मुताबिक ड्रॉप आउट जो रेशो है पर 100 पे, यानी हर 100 बच्चों में से 43 बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं बिहार में 9th-10th के सेक्शन में आते आते, या जिस भी वजह से छूटे, चाहे उनके पास अर्निंग नहीं हो पेरेंट्स के पास, या वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने नहीं बनाया है, स्कूल्स नहीं है, दूर दूर स्कूल्स है, तो बच्चा एक्सेस नहीं कर पा रहा है। मीन्स कि एजुकेशन ही एक्सेस नहीं हो पाई तो डेवलपमेंट कैसे कर पाएगा, वो आगे कैसे पढ़ेगा? मजबूरी में वो बच्चा या तो छोड़ रहा है या पेरेंट्स ड्रॉप आउट कर रहे हैं, उसको लेबर इंडस्ट्री में डाल दिया। तो बेसिकली मजबूरी में लेबर का काम कर रहा है। आपने देखा होगा ढाबों पर बच्चे बर्तन मांजते होते हैं, या छोटे छोटे जगहों पर बच्चे काम कर रहे होते हैं, चाइल्ड लेबर जिसको हम कहते हैं। मजबूरी में कर रहा है या इच्छा से कर रहा है, जो भी ये पर कर रहा है, उसका अधिकार क्या है? उसका अधिकार है एजुकेशन। तो ड्रॉप आउट, नेट अटेंडेंस रेशियो भी आप देखोगे केरला में बहुत कम है। इसका मतलब केरला ने ओवरऑल डेवलपमेंट किया है एजुकेशन में, हेल्थ में और इनकम के अंदर भी। यानी भले ही केरला की इनकम हरियाणा से कम है, लेकिन केरला का ओवरऑल डेवलपमेंट, इसी चैप्टर में, इसी टेबल में पूरा चैप्टर आ जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। अब जैसे मैंने यहाँ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बताया था, ऐसे ही दो होता है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी, 5 साल की आयु पूरा करने से पहले बच्चा कोई मरता है तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी, और एक और होती है नियोनेटल। नियोनेटल मतलब अगर कोई बच्चे की जो आयु है 28 दिन से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, जन्म के बाद 28 दिन नहीं हुए उसको पैदा हुए, उससे पहले ही मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, तो उसे नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। मॉर्टेलिटी मीन्स मृत्यु दर। तो ये तो बात आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया में भी स्टेट्स के अंदर कितना डिफरेंस है डेवलपमेंट का। बिहार लीस्ट स्टेट डेवलपमेंट है, हरियाणा इनकम के मामले में है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट किसका है? केरला का, जिसने किन किन में इन्वेस्ट किया है? एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, तीनों में उसने इन्वेस्टमेंट किया। अब यहाँ देखो, एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मैं खुद ये मानता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। आप सोचने समझने, एनालिसिस करने के लिए आप एबल होते हो, आप एनालिस्ट बनते हो, आप चीज़ों को तोलते हो, आप चीज़ों को देखते हो, उसके बाद आप हायर अर्निंग के सोर्सेज पे भी जाते हो। क्लियर? तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी की डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आती है, इसको ध्यान रखें। पर 100,000 लाइव बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या, मृत्यु की संख्या। लिटरेसी रेट क्या होती है? लिटरेसी कैसे बोलते हैं हम? कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है। हमारे देश में बहुत ही अनोखा सा इसका पैरामीटर है कि भारत में जो भी व्यक्ति लिटरेट है, 7 साल से बड़ी उम्र का, जो अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना जानता हो, ठीक है, द लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन इन दी एज ऑफ 7 एंड अबव ग्रुप। और उसका पैरामीटर क्या है? अपने नाम में, अपनी भाषा में अपना नाम लिखना जानता हो और बोलना जानता हो ना, तो बस वो लिटरेट है। इतना मानते हैं हमारे, बहुत बढ़िया। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15, 14 से 15 साल के बच्चों का एक सेक्शन जो स्कूल जा रहे हैं, और कितने एनरोलमेंट हैं पूरे देश में, ऐसे कितने स्टेट्स में कितने बच्चे हैं जो 14 से 15 साल की उम्र के हैं, जिनका नामांकन रजिस्टर्ड हो चुका है, उसको हम लिटरेसी रेट में काउंट करते हैं। ठीक है, ड्रॉप आउट तो जो निकल गया। अब ये देखो, भारत में आफ्टर प्राइमरी स्कूल इंडियाज एनरोलमेंट लेवल्स आर मच वर्स देन दोज ऑफ डेवलप्ड नेशन। जो विकसित देश हैं वहाँ बच्चा पूरी एजुकेशन एक्सेस करके निकलता है, बीच में ड्रॉप आउट नहीं होता है। लेकिन यहाँ आप देखो, क्लास 1st से 5th में इंडिया को रेड कलर में शो किया गया है। तो इंडिया के अंदर जब बच्चा पैदा होता है और बढ़ता है तो उसका एनरोलमेंट होता है अच्छा, लेकिन जैसे जैसे उस बच्चे की शिक्षा आगे बढ़ती है उसका ग्राफ नीचे गिरता जाता है। यानी हायर एजुकेशन क्लास 10 तक तो आते आते भारत के अंदर ड्रॉप आउट देखो आप कितना हो जाता है, 20 ही बच्चे बचते हैं 100 में से, यानी 80 बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम मान सकते हैं, जबकि आप जितने भी आप रशिया में देखो या यूके में देखो, आप ड्रॉप आउट लेवल कितना कम होता है। पाकिस्तान तो सबसे वर्स्ट है। पाकिस्तान में तो पैदा होने के बाद बच्चा क्या करता है? पढ़ना खत्म करता है। वो धीरे धीरे क्या करेगा? पढ़ेगा, फिर धीरे 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 वो पढ़ना बिल्कुल खत्म कर देगा, बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये रेशियो भी उसे अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो ये बात हुई एजुकेशन इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर डेवलपमेंट। नाउ
जैसा मैंने बोला था केरला, ये एग्जाम्पल किसी कैटेगरी में जाएगा, केरला की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि जो केरला है, केरला का डेवलपमेंट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसने हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। केरला की जो पॉपुलेशन है वो अच्छी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक्सेस करती है। इलाज कराना, खर्चा कराना केवल प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशंस के ऊपर ही नहीं है, सरकार ने वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ डेवलप की हैं, इसीलिए वहाँ की पॉपुलेशन हेल्दी है। और अगर हेल्दी पॉपुलेशन है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा जनरेट कर रही है ग्रोथ के लिए स्टेट की, ठीक है। तो मनी इज इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल थिंग्स फॉर डेवलपमेंट, यही इस बात का प्रमाण है। इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर। अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरीवन, या मेडिकल फैसिलिटीज, या फ्री मेडिसिन, या सस्ते में, राजस्थान सरकार फ्री में मेडिसिन देती है अगर आप सरकारी इलाज कराते हो, या जितने भी ऐसे लोग हैं जो एक्सेस नहीं कर सकते, पुअर हैं, उनको फ्री में मेडिसिन, फ्री में इलाज, फ्री में रिपोर्ट्स देती है। कहीं ना कहीं वो उनके बेनिफिट में जाता है। सरकार जो पैसा जनता से लेती है एज अ टैक्स, वही जनता पर खर्च भी करती है। क्लियर? तो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये हम आज यहाँ देख रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ सेंटर्स की इंपॉर्टेंस। अगर हरियाणा, पंजाब में अच्छी इनकम है लेकिन उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, तो वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। डेवलपमेंट इज एन ओवरऑल पैरामीटर विच इंक्लूड्स एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, ओवरऑल क्लीन एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, क्लीन वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट, गुड एरिया ऑफ लिविंग, it also includes in democracy also, democratic area also. Clear? तो ये तो बात हमने केरला की। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। अब अगेन एक कॉमन पैरामीटर है जिसपे अगेन हम ये चीज़ देखते हैं कि किसी भी रीजन का, किसी कंट्री का या किसी स्टेट का एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कंपैरिजन कैसे करें। जैसे हमने बात की थी हरियाणा, केरला और बिहार की, हम एक यूनिवर्सल जो एक पैरामीटर दिया गया है उसे कहा जाता है HDI। HDI का मतलब हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन का डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो किसने दिया है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, जो आपका यूनाइटेड नेशंस है उनकी एक संस्था है, उनकी एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो दुनिया भर में पॉवर्टी को एरेडिकेट करने के लिए काम कर रही है, हंगर को एरेडिकेट करने के लिए काम कर रही है। सिंपल सी बात है कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हंगर। अगर आप गरीब हो, अगर आप पुअर हो, तो आप सीधे सीधे भूखमरी या भूखे रहोगे। भूखापन या भूखा जो हंगरनेस जो है वो पॉवर्टी से आती है। और पॉवर्टी किस लिए आती है, अनएम्प्लॉयमेंट से आती है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आता है, ड्यू टू लेस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। बहुत कॉमन चीज़ है ना, ऐसा हर व्यक्ति के अंदर विल नहीं होती कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो नहीं, मैं मेरे बच्चे को भी पढ़ाऊंगा, ऐसा हर जगह नहीं होता है। अगर जो व्यक्ति नहीं पढ़ा वो थोड़ी बहुत कोशिश करेगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसके होने वाले 4 बच्चे भी लेबर इंडस्ट्री में जा रहे हैं या वो कहीं भी काम करने जा रहे हैं। या एक किसान है, वो खुद किसान है, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़ गए जिससे काम चल जाए, उसके बाद वो भी उसी के खेत में खेती कर रहे हैं, भले ही खेत छोटा हो, तो प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आ रही है, तो डेवलपमेंट जीरो है। क्लियर? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 पैरामीटर पे चलता है। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, लिटरेसी रेट, कितना एजुकेशन एक्सेस किया है किसी कंट्री में एक व्यक्ति ने, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूं। 85 ऑफ इयर्स एज इज अ वेरी वेरी कॉमन एज इन जापान। जापान में हर व्यक्ति लगभग 80 साल का बूढ़ा होकर मरता है, जबकि भारत जैसे देश में उसकी औसत आयु 65 है, और नाइजीरिया या लीबिया या सूडान जैसे देशों में 55 यानी 52 से 55 ईयर्स कॉमन एज है। क्यों? अगेन एनवायरमेंट, रिसोर्सेज, मेडिकल फैसिलिटीज, क्लीन एनवायरमेंट, डिजीज फ्री एनवायरमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट होती हैं डेवलपमेंट के लिए। जापान में क्लीन एनवायरनमेंट है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हाई है, जबकि ऐसा नहीं है कि जापान में पॉपुलेशन नहीं है। जापान इज द हाईएस्ट डेंसिटी, जो कि जापान जो है, जापान हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये भी जानकर आपको पता होना चाहिए कि जापान जो है वो आइलैंड से बना हुआ है, छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है, वहाँ बहुत कम डेंसिटी है, अनस्टेबल प्लेट्यू है, फिर भी जापानीज़ की जो टेक्नोलॉजी है, जो उनका विल है, वो बहुत हाई है। और अब वहाँ एक नई तरीके की प्रॉब्लम हो रही है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, वर्किंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है, यानी 15 से 45 ईयर्स की जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो कम होती जा रही है। बर्थ रेट उन्होंने कंट्रोल कर लिया, बर्थ रेट कम है, लेकिन डेथ रेट कंट्रोल नहीं हो रही। मतलब लोग मर ही नहीं रहे, इतना अच्छा एनवायरमेंट है, अब ज़बरदस्ती थोड़ी ना उनको इंजेक्शन लगा के मारेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है। बट इंडिया में बहुत से स्टेट्स हैं लाइक तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, जिनके यहाँ पर जो डेथ रेट है, बेसिकली जो हेल्थ है, उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। लेकिन वहीं उड़ीसा, बिहार या बात करें उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर
बेटर मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह और लार्ज पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट कम है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया की, तो इंडिया का भी इटसेल्फ ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या रिकॉर्ड है, अगेन क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 2017 में 130 रैंक थी आउट ऑफ 189 कंट्रीज, एंड इट इज़ आउट ऑफ 189 कंट्रीज इंडिया की पोजीशन है 79 और 2018 में थी 129। ब्राज़ील आप देख सकते हैं, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान तो खैर एक्सेप्शन है, अफगानिस्तान, श्रीलंका का हाई रेट है, क्यों, पॉपुलेशन कम है, डेवलपमेंट किया है, एजुकेशन, बेटर हेल्थ सर्विसेज, और एजुकेशन तो वो बेसिक पैरामीटर है जिसकी वजह से भाई सिंपल सी बात है, इनकम ज़्यादा होगी ही होगी, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय तभी बढ़ेगी जब आप अच्छे एजुकेशन को एक्सेस करोगे, ठीक है। तो ये एक कंपैरेटिवली आप देख सकते हो क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है, क्वेश्चन आता है हमेशा वर्ल्ड बैंक के, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के अनुसार इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है। आपने अगर विकिपीडिया पे किसी कंट्री को जाके देखोगे तो विकिपीडिया के पेज पे एक साइन आता है ग्रीन कलर का ट्रायंगल, अगर ऊपर है तो हाई डेवलपमेंट, अगर नीचे की तरफ रेड होता है तो लो डेवलपमेंट, और अगर स्टैटिक येलो कलर का है तो मिडिल ग्रोथ रेट उस कंट्री की है। तो इसको भी ध्यान रखें ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नाउ इंडिया एंड अदर नेशंस, अब एक और कंपेरेटिव स्टडी की इंडिया श्रीलंका के अंदर आप देखो पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, इसको परचेसिंग पावर पैरिटी भी कहा जाता है, पीपीपी, परचेसिंग पावर कैपिटी, यानी अगर एक व्यक्ति की इनकम ज़्यादा है तो खरीदने की क्षमता भी ज़्यादा होगी, परचेसिंग पावर पीपीटी, परचेस पावर पीपीटी इसको बोला जाता है, परचेस पावर यानी मेरी खरीदने की क्षमता कितनी है, परचेस पावर पैरिटी, तो $11,000, ठीक है। देन इंडिया में 6,353 ग्रॉस नेशनल इनकम इन 2011 की बात हो रही है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम यानी देश की इनकम की बात हो रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका में बेटर है, अच्छा एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, अच्छी फैसिलिटीज़, लोग डिजीज से कम मर रहे हैं, लोगों को अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, इसीलिए डेवलपमेंट केवल पैसे पे नहीं डिपेंड करता है। इंडिया में एवरेज एज 68, 66 म्यांमार 66, देन लो स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब एवरेज स्कूलिंग कितनी करता है, मीन ईयर मतलब कि टोटल जो 18 ईयर्स की एज में कितने बच्चे ने कितने साल स्कूल एक्सेस किया है उसमें, तो इंडिया में आप देखोगे 6.4, 10.9, ये एक कंपैरेटिवली स्टैटिस्टिक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स बाय यूएनडीपी आउट ऑफ 189 कंट्रीज, 100 मतलब लगभग वो कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं उन्हीं के बीच का कंपैरेटिव ये एक एनालिसिस है। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स श्रीलंका का सबसे ज़्यादा है, क्यों, अब सिंपल से आपसे कभी पूछ लिया जाए क्यों, तो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट है, मेडिकल में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट है, प्लस स्किल्ड, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको स्किल्ड बनाया गया है, पॉपुलेशन के लिए काम किया गया है, स्किल्ड पॉपुलेशन डेवलप की गई है, ठीक है। अगर पुअर पॉपुलेशन है तो उसको स्किल्ड बनाओ ना, उसको किसी ना किसी टेक्निक, किसी ना किसी मैकेनिकल चीज़ में, कोई डिप्लोमा में उसको ट्रेन करो पॉपुलेशन को, ताकि वो अपना एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सके, सीधे सीधे नौकरी पे या गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, क्लियर। तो ये एक क्राइटेरिया जो है हमने देखा। नाउ डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डायरेक्टली पॉवर्टी, जैसे कि इस डायग्राम में आप देखोगे कि भारत में पॉपुलेशन लिविंग बिलो इनकम पॉवर्टी लाइन, तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा गरीबी है पूरी दुनिया की, छोटा सा देश है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्लियर। देन नेपाल आप देखोगे, इंडिया की पोजीशन यानी भारत की 23.6% ऑफ पॉपुलेशन, 130 में से लगभग मैंने क्या बताया था, लगभग 27-28 करोड़ पॉपुलेशन भारत की पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अंडर डेवलप है, एजुकेशन नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, बेटर सैनिटेशन नहीं है, यानी जो हम स्वच्छ भारत अभियान अब हम देख रहे हैं पिछले 5 से 6 साल में इस चीज़ पे बहुत जोर दिया गया है, सैनिटाइजेशन, सैनिटी का। देन एजुकेशन, स्कूलिंग सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ स्कूलिंग वो कम है, भले ही केरला का ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल तो इंडिया का कम ही है, ठीक है। तो ये जो पॉवर्टी है, ये पॉवर्टी भी रूरल और अर्बन, शहरों में और गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि रूरल एरिया में रिसोर्सेज कम होते हैं इसलिए पॉवर्टी भी ज़्यादा दिखती है, जबकि अर्बन में भी पॉवर्टी लगभग उतनी है, लेकिन अर्बन एरिया में आदमी किसी ना किसी तरह का काम खोजने में एलिजिबल होता है, जबकि रूरल एरिया में उसको वर्क मिले 100% ऐसा सही नहीं है, क्लियर। तो बात समझ में आ रही है हम क्या कर रहे हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, जो डेवलपमेंट है, इट इज़ नॉट बेसिकली रिलेटेड विद सिंगल कॉन्सेप्ट, ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे नहीं जुड़ा हुआ है, रूरल और अर्बन। अब देखो इसको बहुत सिंपल से एग्जांपल समझो, जो रूरल इकोनॉमी है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है, जबकि अर्बन जो पॉवर्टी है वो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको कोई स्किल्ड नहीं है, कोई काम नहीं आता, तो वो किसी भी तरीके के काम को करने को तैयार हो जाते हैं।
बट तो वहाँ पर कोई ना कोई तरीके से उनको इनकम मिल जाती है। गांव का जो व्यक्ति है वो शहर आके लेबर का काम करने की कोशिश करता है, ये हमने अक्सर हमारे भारत में एक सिनेरियो देखा है। तो एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने जो बात की अभी तक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का है, प्लस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, और जो हमने पैरामीटर कंक्लूड किया डेवलपमेंट का, वो हमने यही देखा कि केवल एक सिंगल डेवलपमेंट की बात नहीं होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, ठीक है। अब एवरेज इनकम क्या होती है, इनमें से किन स्टेटमेंट्स को आप समझते हैं जो एवरेज इनकम के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री मींस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। एवरेज इनकम कंट्री की टोटल इनकम है, उसको तो हम क्या कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द एवरेज इनकम इन अ कंट्री इज द इनकम ऑफ द ओनली एम्प्लॉयड, ओनली, केवल काम करते वाले लोगों की ही इनकम है। द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम ही कहते हैं। द एवरेज इनकम इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जितना आपके पास जमीन जायदाद है उसी का नहीं। तो एग्जैक्टली डिफाइन एवरेज इनकम को एग्जैक्टली डिफाइन क्या करता है, बताओ क्या करता है। द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मींस प्रति व्यक्ति आय, तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। HDI के कौन से 3 पैरामीटर हैं जिसपे उसकी इवैल्यूएशन की जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बिल्कुल, एक व्यक्ति एक कंट्री में कितने साल की औसत आयु के साथ जीता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 3 लेवल ऑफ स्कूलिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर, 3 जो स्टेज होती हैं एजुकेशन के, उसके अंदर उसने कितना ग्रोथ किया उसको देख के माना जाता है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इसमें इंक्लूड की जाती है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम और लिटरेसी तीनों इंक्लूड होती है, ठीक है, लेकिन नेशनल इनकम नहीं होती। तो बेसिकली यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही आता है, ठीक है। केरला की लो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है, उसका कारण क्या है। Kerala has low infant mortality rate because all the girls are trained at the primary school level to look after a newborn child। क्योंकि जो लड़कियां हैं उनको स्कूल में सिखाया जाता है कि जब आप शादी करके घर जाएंगे तो आप छोटे बच्चों को कैसे संभालेंगे, इसलिए इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट कम है। बहुत बढ़िया। बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर इन नर्सेज इन केरला, क्योंकि ज़्यादातर केरला में जो है नर्स जो है एजुकेट हो जाती हैं, मेडिकल की जो ट्रेनिंग लेती हैं और वो नर्स बनती है, तो उनको अच्छे से पता है इसलिए। बिकॉज केरला हैज़ वेरी हाई फीमेल लिटरेसी एंड एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर बोथ मदर्स एंड चिल्ड्रंस। क्योंकि महिलाओं के लिए केरला में बहुत विकास किया गया है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके न्यू बॉर्न बेबीज़ के डेवलपमेंट के लिए बेटर मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, असिस्ट करने के लिए नर्सेज हैं, तो इसलिए वहाँ पर डेथ रेट जो है बच्चों की कम है। बिल्कुल सही। या केरला का क्लाइमेट ही बहुत अच्छा है इसलिए बच्चे वहाँ मरते ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज सी। देन मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड। पैसा ही सब कुछ नहीं है और उसी से डेवलपमेंट नहीं होता है, हमें ऐसी भी चीज़ें चाहिए जो हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, सोशल, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला था, फुल प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, बिल्कुल। क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन जो एक सोर्स है कंट्री के अंदर, इन्फेक्शियस डिजीज से बचने की जो सरकार को जो कोशिश करनी चाहिए, प्लस सिटीजन्स को भी वो होना चाहिए। हाईली क्वालिटी एजुकेशन, ये तो बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन के बिना तो है ही नहीं। अ लग्जरियस होम, ये तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि डेवलपमेंट के लिए आपके पास अच्छा घर हो। अ पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर, साफ स्वच्छ वातावरण, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आपके पास आएगा आंसर 4, 3rd एंड 1st, ठीक है। तो आंसर आप यहाँ से मैच करें, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर देखा था और इस चैप्टर को आपको शॉर्ट में समझाया गया है। लगातार पढ़ते रहने के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करें। तो ये था हमारा आज का चैप्टर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्लास 10th। इस चैप्टर को रिवाइज करें, रिकॉल करें, मोशन एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।